Good evening, sir. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, कैसे हो? सर बढ़िया। सर आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। अच्छा, 12 लोग हैं, सब न्यू ईयर की तैयारी करने लगा क्या? गुड इवनिंग सर। कल की छुट्टी नहीं है। क्या भैया? कल है, कल की छुट्टी है। कल की छुट्टी है। हाँ हाँ। अरे बढ़िया। सर इस संडे मेजर टेस्ट है ना, शायद अब प्रिपरेशन आज से शुरू हो रही है। मेजर टेस्ट है, हाँ, तो उसमें वर्क एनर्जी पावर तक आ रहा ना शायद, या कहाँ तक आ रहा है? सर वर्क एनर्जी पावर तक क्या आ रहा है? अच्छा, वर्क एनर्जी पावर तक आ रहा ना। वर्क एनर्जी के पावर के बाद हम लोगों ने सर्कुलर मोशन किया, फिर हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास किया। यार सिलेबस टेस्ट बहुत ही लेट लेट से हो रहा है, जैसे कि हम लोग का सर सर्कुलर। हाँ, सर पावर से रिलेटेड क्वेश्चन करा देना। बाद में करवाएंगे, शनिवार को करवा देंगे, ठीक है? अभी तो ओके ओके। सर। ओके, चलो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। आज तो ज़्यादा लोग नहीं आएंगे लगता है। चलो कर लेते हैं, एक घंटा के करीब हम लोग क्लास कर लेते हैं आज। ठीक है जी, क्वेश्चन हुआ था ये, बोलो। देखो, न्यूटन्स लॉ अगर आपने अच्छे से किया होगा, ठीक है? एक मिनट। तो मैं बोला था, अगर न्यूटन्स लॉ आपने किया होगा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अगर इस पे अगर हम फोर्स वगैरह देखें, ठीक है, फोर्स अगर यहाँ पे हम देखें तो देखो, एक नीचे mg फोर्स लग रहा होगा, ठीक है? इसका जो सेंटर ऑफ मास है वहां पे mg फोर्स लगेगा। यहाँ पे एक नॉर्मल लगेगा n1, ठीक है? इस वाल के कारण एक नॉर्मल लगेगा n2। और ये देखो, ये n2 इसको इधर लाना चाहेगा तो फ्रिक्शन जो है वो इधर लग जाएगा, है ना? जो फ्रिक्शन है वो इधर लगेगा, ठीक है? तो अगर ये, और भी देखो, और कोई तो फोर्स इस पे लग नहीं रहा, ठीक है? अगर लेंथ इसका मास m है, लेंथ l है, ठीक है, वगैरह गिवन है, तो और तो कोई इस पे फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है? तो जब ये कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसका हॉरिजॉन्टल फोर्स और सर वॉल वर्टिकल। के ऊपर अपर साइड को फ्रिक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि सर ये इधर नहीं, आएगा तो वो भी पार्ट तो नीचे ये आएगा ना। ये स्मूथ दिया हुआ है, ठीक है? ओके, देखो ये जो सरफेस है ना वॉल का, वो ओके स्मूथ दिया सर। हुआ है, ठीक है? तो ओके स्मूथ सर। सरफेस में यहाँ पे जैसे रफ बोला है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है, वैसे यहाँ पे स्मूथ बोल दिया है, तो स्मूथ पे कोई भी इस पे नहीं लगेगा। तो यहाँ से देखोगे तो
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर N2 लग रहा है, इधर फ्रिक्शन लग रहा है, यानी N2 इज इक्वल टू फ्रिक्शन। ठीक है, इस डायरेक्शन में देखोगे तो N1 इज इक्वल टू mg। N1 mg। ठीक है, और जो तुम देखो कि फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है, जो फ्रिक्शन लगेगा वो हमेशा म्यू इंटू नॉर्मल के बराबर लगेगा। तो नॉर्मल यहाँ पे N1 है, तो फ्रिक्शन का जो वैल्यू होगा म्यू इंटू N1, है ना? क्लियर है? तो यस देखो सर यहाँ पे N1 का नॉर्मल भी तो है क्या बोल रहे हो? सर, N2 भी तो है, तो वो वाला क्यों नहीं लिया? M2 कहाँ पे? नहीं, इस सरफेस पे फ्रिक्शन लग रहा है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल लग रहा है वही लगेगा ना। अगर मान लो एक ब्लॉक है, तो ब्लॉक का जो नॉर्मल जिस सरफेस पे जहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वहीं का नॉर्मल हम लेंगे ना सिर्फ। जी इस सर। नॉर्मल तो यहाँ का सरफेस है। ठीक है, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल N1। N1 का वैल्यू mg, तो एक तो पहला फोर्स पूछा था नॉर्मल, नॉर्मल फ्रॉम वॉल एंड फ्लोर। ठीक है, तो वॉल का जो फ्लोर हो गया नॉर्मल हो गया N1, वो mg के इक्वल होगा। ठीक है, इसका जो नॉर्मल N2 होगा वो फ्रिक्शन से इक्वल होगा, और फ्रिक्शन का वैल्यू जो हो जाएगा वो म्यू इंटू नॉर्मल N1, तो म्यू इंटू mg, क्योंकि नॉर्मल N1 जो है mg के बराबर है ना। बोलो, है ना? तो यस यहाँ सर। से यस सर। तो यहाँ से देखोगे तो N2 का जो वैल्यू है वो फ्रिक्शन के बराबर ही है, तो म्यू इंटू mg। ठीक है, N2 का वैल्यू, तो N1 आ गया mg, N2 आ गया म्यू mg, और फोर्स जो फ्रिक्शन का फोर्स आ गया वो म्यू mg के ही बराबर आया। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ और भी पूछ सकता था कि टॉर्क वगैरह की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, अगर हम टॉर्क वगैरह की सर बात N2 न्यू mg कैसे आया सर? देखो ना, N2 का वैल्यू फ्रिक्शन के बराबर है ना, N2 इज इक्वल टू F, और फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू mg आया ना। देखो यहाँ से, ओके सर। ठीक है, तो N2 जो फ्रिक्शन के बराबर ही था, तो ये हो गई। तो अब यहाँ पे देखो टॉर्क का अगर हम कुछ ले, ठीक है, तो टॉर्क से हम थीटा वगैरह निकाल सकते हैं कि टॉर्क कोई भी पॉइंट के अबाउट, मान लो कि हम इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लेते हैं, तो क्यों इस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं इसलिए क्योंकि यहाँ से देखो दो फोर्स पास कर रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट से दो फोर्स पास कर रहे हैं, तो इस दोनों फोर्स का जो टॉर्क होगा वो जीरो हो जाएगा, तो बचेगा मेरे पास एक ये फोर्स, एक ये फोर्स। ठीक है, तो इसका देखो mg का जो टॉर्क होगा, mg का जो टॉर्क होगा उसको इधर घुमाना चाहेगा, ऐसे घुमाना चाहेगा, और N2 का जो टॉर्क होगा वो इधर घुमाना चाहेगा, है ना? mg का जो टॉर्क है वो इसको ऐसे घुमाना चाह रहा है, N2 का जो टॉर्क है वो इधर घुमाना चाह रहा है, यानी दोनों का जो टॉर्क का डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर इसका लेंथ L है, ठीक है, इसका जो देखो लेंथ अगर L है, ठीक है, लेंथ L है, तो यहाँ से देखो ये जो हो जाएगा L/2, और टोटल लेंथ L है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ होगा L/2। ठीक है, तो mg का जो इधर वाला ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम टॉर्क निकालेंगे तो mg फोर्स इस यहाँ से पास कर रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो L/2 cos थीटा, और जो नॉर्मल का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ये होगा। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा L इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये होगा L cos थीटा, ये होगा L sin थीटा। तो अगर हम टॉर्क जीरो करें इस पॉइंट के अबाउट, ए पॉइंट के अबाउट, टॉर्क के अबाउट ए इज इक्वल टू जीरो करोगे तो mg का टॉर्क और नॉर्मल का टॉर्क इक्वल आएगा। तो mg का जो टॉर्क आएगा mg इंटू L/2 cos थीटा इज इक्वल टू नॉर्मल का जो टॉर्क आएगा N2 इंटू L sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखो L से L कैंसिल होगा, तो यहाँ से देखो मेरे पास आया N2 sin थीटा, N2 sin थीटा। ठीक है, N2 sin थीटा इज इक्वल टू mg/2 cos थीटा। ठीक है, mg/2 cos थीटा। ठीक है, और N2 का जो वैल्यू है, N2 का वैल्यू हमने निकाल लिया, म्यू mg है, तो N2 का वैल्यू म्यू mg रख दो, तो म्यू mg sin थीटा इज इक्वल टू mg/2 cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे तो mg कैंसिल हो जाएगा, इस म्यू को इधर भेज दो, cos थीटा को इधर ले आओ, तो sin थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 म्यू, तो यहाँ से tan थीटा आ जाएगा 1/2 म्यू। तो थीटा का जो वैल्यू होना चाहिए इक्विलिब्रियम में रहने के लिए, tan इनवर्स 1/2 म्यू, है कि नहीं? यस सर। यस सर। थीटा फॉर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा जो क्वेश्चन था ना, तीसरा जो क्वेश्चन था वो था फाइंड थीटा सो दैट
ठीक है, सो दैट रॉड विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, सर एक बार ये समझा दो कि ये cos थीटा और sin थीटा सर एक कैसा बार है? नेक्स्ट वाली स्लाइड एक बार समझा देना। देखो यहाँ पे देखो, जब हम टॉर्क लेते हैं तो टॉर्क में हम फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। तो देखो ये जो mg है, mg यहाँ से पास कर रहा है, mg देखो यहाँ से पास कर रहा है ये, तो इस पॉइंट के अबाउट जो mg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ये डिस्टेंस होगा ना, यहाँ से यहाँ तक का, ये है कि नहीं। तो अगर ये सेंटर है तो सेंटर से इसका डिस्टेंस, रॉड का लेंथ l है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा l/2। तो ये जो डिस्टेंस होगा l/2 cos थीटा, इसका एक कंपोनेंट आएगा, है कि नहीं, बोलो। यस ठीक सर। है, तो mg का जो टॉर्क होगा वो होगा फोर्स mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि l/2 cos थीटा है। ठीक है, n2 का जब हम टॉर्क निकालेंगे इस पॉइंट के अबाउट, तो देखो n2 जो है इस पॉइंट से पास कर रहा है, ऐसे पास कर रहा है यहाँ से, तो n2 का जो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ये होगा, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं, ये। ठीक है, तो ये लेंथ। ठीक है, तो ये पूरा, ठीक है, तो जो पूरा जो लेंथ है इसका, इस रॉड का पूरा लेंथ l है। ठीक है, तो ये इससे थीटा बना रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक l cos थीटा होगा और ये l sin थीटा होगा, है कि नहीं। ठीक है, तो n2 का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो l sin थीटा है, तो mg का टॉर्क आ गया mg इंटू l/2 cos थीटा, और n2 का जो आया वो n2 इंटू l sin थीटा, है कि नहीं। तो फिर हमने इसी को सॉल्व किया, देखो यहाँ से एल एल कैंसिल हो जाएगा, तो n2 sin थीटा इक्वल टू mg/2, यहाँ पे बचा mg cos थीटा/2। ठीक है, तो n2 sin थीटा इक्वल टू mg cos थीटा/2, और n2 का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखा है, n2 इक्वल टू म्यू mg, तो n2 का वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो n2 म्यू mg इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू mg/2 cos थीटा। ठीक है, तो mg से mg कैंसिल, तो sin y cos 1y। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब देखो रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच अगर हम रिलेशन निकालना चाहें, ठीक है, तो देखो ये जो होता है वो फिक्स एक्सिस रोटेशन के लिए हम निकालेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ, जैसे कि हम न्यूटन सेकेंड लॉ ट्रांसलेशन के लिए किया था कि कोई भी बॉडी है उस पर अगर फोर्स लग रहा है, ठीक है, एम मास का बॉडी है उस पर एफ फोर्स लग रहा है, तो फोर्स को हम लिख सकते थे मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाता था फोर्स बाई मास, है कि नहीं। उसी तरह अगर मान लो कि कोई बॉडी, ठीक है, कोई किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, मान लो किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, तो ये रोटेट हो रहा होगा कोई ना कोई फोर्स लगने के कारण, और फोर्स के कारण क्या होगा, इस पे टॉर्क आएगा। ठीक है, तो इस पे जो भी टॉर्क लग रहा है, तो टॉर्क के कारण ये रोटेट हो रहा है, तो रोटेशन के कारण अल्फा आता है एंगुलर एक्सेलरेशन, जो कि हमने सर्कुलर मोशन में भी डिफाइन किया था, अल्फा। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो अगर इस पे मान लो टाउ टॉर्क लग रहा है, अगर टाउ टॉर्क लग रहा है, तो इसका जो टाउ टॉर्क हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू आई आई इंटू अल्फा। अल्फा। ठीक है, आई इंटू अल्फा। ठीक है, जैसे कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो न्यूटन लॉ में जिस तरह से हम मास का यूज करते हैं, तो यहाँ पे उसी तरह से हम आई का यूज करते हैं। ठीक है, सर हाँ, सर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी के लिए होता है ना, और जो क्या चीज। फिक्स एक्सिस से ये वाला आई अल्फा वाला फॉर्मूला। नहीं नहीं, यूनिफॉर्मली हो या नॉन यूनिफॉर्मली, ठीक है, आई अल्फा रहेगा, लेकिन इसमें कंडीशन होना चाहिए कैसे? फिक्स एक्सिस रोटेशन के लिए, क्योंकि हम आई की बात करें तो आई हम यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली सभी के लिए निकाल सकते हैं, है कि नहीं। सर ये ओके यहाँ सर पर ठीक। हाँ, मोमेंट इनर्शिया है। सर एक बार दोबारा हाँ, बताना। आई, एक मिनट, ये टाउ जो है वो, टाउ जो है वो टॉर्क है। ठीक है, टाउ जो है वो टॉर्क है। ठीक है, जो कि हमने कल देखा था। ठीक है, आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, इनर्शिया है, और अल्फा जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है। जैसे ये था ना कि मान लो कि किसी एम मास के बॉडी पे एफ फोर्स लगाते हैं, तो उसके पास फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास आता है। उसी तरह कोई मान लो एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ये फ्री है रोटेट होने के लिए,
और इस पे टॉर्क लग रहा है, ठीक है। तो टॉर्क के कारण ये रोटेट होगा, तो रोटेशन के कारण इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा तो टाउ, टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ठीक है। आई जो होगा जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट हो रहा है उसी एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, ठीक है। जिस एक्सिस के अबाउट जो वो रोटेट होने के लिए फ्री है, ठीक है, उसी के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे। जो आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा है अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी अपना रोटेट हो रहा होगा उसी एक्सिस के अबाउट हम लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। बोलो, क्लियर है? हेलो, ये मोमेंट ऑफ बॉडी का है ना जो घूम, क्या बोल रहे हो? ये मोमेंट हाँ ऑफ इनर्शिया हाँ 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 जो घूम रही है। हाँ, ठीक है। टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ठीक है, क्योंकि हम बॉडी का ही लेंगे ना। जब यहाँ पे फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लेते हैं तो मास किसका रहता था? जिस बॉडी पे फोर्स लग रहा है उसी का, है ना? यस सर। ठीक है। तो टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा, तो ये हमेशा याद रखना। तो यहाँ से हम अल्फा निकाल सकते हैं टॉर्क बाई आई करके, तो अल्फा जो आ जाएगा वो टाउ बाई आई, ठीक है। इस तरह से हम अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर मैं दूं यहाँ पे, कि मान लो मेरे पास एक मास है, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट हो सकता है, पॉइंट मास ही लेते हैं, ठीक है, एम मास है। और इस पे हम इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। मान लो कि ये सामने से लग रहा है, ऐसा नहीं समझना कि नीचे से ऊपर, ये सामने से ऐसे लग रहा है, ठीक है, इसके पैरेलल, ठीक है। इस तरह से फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स। ये डिस्टेंस मान लो डी है, ठीक है, एम मास है, ठीक है। तो इसका अगर हम ये एक्सिस के अबाउट ये रोटेट होने के लिए फ्री है, ठीक है। तो इस एक्सिस से हम इस पे टॉर्क लिखें तो टॉर्क जो हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी ही होगा, तो टॉर्क इक्वल टू एफ इंटू डी। तो हम टॉर्क को लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ठीक है। और इसका जो आई हो जाएगा इस एक्सिस के अबाउट, देखो आई सिंगल मास है तो एम डी स्क्वायर है कि नहीं, एम आर स्क्वायर होता है ना, यस सर। ठीक है। तो एम डी स्क्वायर, तो यहाँ से टॉर्क हो जाएगा एफ इंटू डी इक्वल टू आई एम डी स्क्वायर इंटू अल्फा। तो यहाँ से देखो जो अल्फा आ जाएगा एफ बाई एम डी, ठीक है। यस सर। क्लियर है? तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास गिवन है ए रॉड ऑफ मास एम एंड लेंथ एल, ठीक है। एक रॉड है, मास एम, लेंथ एल का, रिलीज देन फाइंड अल्फा, ठीक है, जस्ट आफ्टर रिलीजिंग, ठीक है। तो जस्ट आफ्टर रिलीजिंग मतलब जब वो छोड़ा गया, मान लो कि एक रॉड था, ठीक है, यहाँ पे फिगर बना होना चाहिए, इस तरह का फिगर है मान लो, ठीक है। ये इस एक्सेस के बाद मान लो यहाँ से हमने हिंज कर दिया है। हिंज करने का मतलब कि जब हम इसको रिलीज करेंगे तो ये नीचे आएगा, देखो ऐसे था, ठीक है, छोड़ेंगे तो ये ऐसे आएगा, है ना? क्लियर है? यस सर। तो छोड़ने पे ये इस तरह से नीचे आ रहा है, तो नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका जो mg है, जो इसके सेंटर ऑफ मास पे mg लग रहा होगा, सेंटर ऑफ मास पे mg लग रहा है, तो वो mg इसको एक इस पॉइंट के बाद टॉर्क दे रहा है कि नहीं? जो सेंटर ऑफ मास पे जो mg लग रहा है इसका, देखोगे जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे कहीं बीच में सेंटर ऑफ मास होगा, यूनिफॉर्म वर्ड होगा, तो मास सेंटर ऑफ मास बीच में होगा। अगर लेंथ एल है तो L/2 पे जो होगा सेंटर ऑफ मास होगा, वहां पे इसका वेट लगेगा mg, और ये वेट mg जो है वो इसको नीचे लाएगा। तो नीचे ला रहा है यानी घुमा रहा है, तो घुमाने के लिए क्या होगा कि इस पॉइंट के अबाउट इसको एक टॉर्क मिल रहा है, और वो जो टॉर्क होगा वो टॉर्क होगा फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो टॉर्क जो आ जाएगा फोर्स mg, और डिस्टेंस परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो L/2 है कि नहीं? बोलो। यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब फिर हम टॉर्क इक्वल टू mg इंटू L/2 आ गया। तो जस्ट आफ्टर रिलीज, ठीक है, जस्ट आफ्टर रिलीज इसी टाइम ये घूमने लगेगा अल्फा एक्सेलरेशन से, एंगुलर एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो हमें अल्फा कैलकुलेट करना है इसी पॉइंट पे जब ये रॉड यहाँ पे है तो, ठीक है। तो अल्फा क्या हो जाएगा, देखो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा,
ये इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, इस एंड के अबाउट घूम रहा है, तो इसके अबाउट इसका जो आई होगा वो होगा ml²/3, है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, आई जो होगा इस पॉइंट के बाद एंड पॉइंट के बाद ml²/3, तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लिखोगे, आई अल्फा, तो टॉर्क का वैल्यू हो गया mg/L/2, ठीक है, इज इक्वल टू आई ml²/3 इंटू अल्फा। तो यहाँ से देखो कुछ चीजें कैंसिल होगी, ठीक है, तो चीजें कैंसिल हो रही हो, एक एल से एक एल गया, मास से मास गया, ठीक है, तो यहाँ से जो अल्फा आ जाएगा अपना अल्फा, ठीक है, यहाँ पे एक एल बचा, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो g/2 इज इक्वल टू L∝/3, तो यहाँ से अल्फा निकालना है तो सर इस तरीके सर ml²/3 क्यों आया है सर? L/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो सर L²/4 आना चाहिए ना क्या चीज यार? सर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, भाई ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है मोमेंट उसका। ऑफ इनर्शिया है इसका, ओके सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है ना एंड पॉइंट के बाद, क्योंकि ये एंड पॉइंट के बाद ही रोटेट है ना, इसी एक्सिस के बाद रोटेट कर रहा है, तो इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 होगा ना, यस यस सर, यस ठीक सर। है, ओके, क्लियर है ये? यस सर। Yes, sir. तो अल्फा आ गया 3g/12, ठीक है, तो अल्फा 3g/12 यानी हर एक पॉइंट के बाद जो अल्फा होगा, ठीक है, अल्फा इसके पॉइंट, इसके अबाउट, इसके, इसका, इसका सभी का जो अल्फा होगा 3g/12 होगा। अब हमने एक सर्कुलर मोशन में एक रिलेशन पढ़ा था अल्फा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का, क्योंकि होगा क्या कि इस सभी के पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आएगा, तो हमने एक पढ़ा था रिलेशन, याद है? ए टेंजेंशियल इक्वल आर इंटू अल्फा, आर अल्फा। ठीक है, तो तुम अगर मान लो कि हम इस पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालना है, क्योंकि देखो इसका हर एक पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है, वो जो एक्सेलरेशन होगा उसके लेंथ पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अल्फा तो सभी जगह सेम है। अगर मान लो हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना हो, इसका एक्सेलरेशन, तो इसका देखो यहाँ से यहाँ तक का जो आर, जो कि डिस्टेंस होगा वो एल हो जाएगा, तो यहाँ का जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा अल्फा इंटू एल, यहाँ का जो एक्सेलरेशन होगा, इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा अल्फा इंटू L/2। अगर मान लो यहाँ से L/4 पे निकालना है, ठीक है, इसके बीचों बीच निकाले L/4 पे, तो यहाँ होगा अल्फा इंटू L/4, और अल्फा का वैल्यू आपने निकाल लिया है ना, ये, ठीक है, तो हम सर एक्सेलरेशन क्या आएगा? क्या, ये जो आप अभी बता रहे ये जो आएगा एक्सेलरेशन, जैसे कि यहाँ पे है पिछले, चलो मैं आगे ही बताता हूँ, सर, लीनियर एक्सेलरेशन। हाँ हाँ, लिनियर एक्सेलरेशन, ओके सर। सर ये तो आपने टेंजेंशियल बोला था ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हाँ टेंजेंशियल ही होगा ना, क्योंकि टेंजेंट के तरफ ही है ना ये, अल्फा ए टेंजेंशियल इक्वल टू आर इंटू अल्फा लिखे थे ना हमने, ठीक है, क्योंकि ये जो है घूम रहा है ऐसे, क्योंकि देखो हर एक पॉइंट जो है वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है ना, बोलो, क्योंकि जब रॉड नीचे आएगा सर यहाँ आएगा, टेंजेंशियल और लीनियर सेम होते हैं? हाँ सेम ही होगा, क्योंकि लिनियर में ही टेंजेंशियल हमने पढ़ा था ना, ओके सर। दोबारा ठीक है, बताना क्या वाला था? और सर क्योंकि जो ये देखो टोटल एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है? वो टेंजेंशियल और रेडियल का वेक्टर सम होता है, ए टोटल होता है AT² प्लस AR², नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मैं बोल रहा था ना कि देखो इस रॉड का क्या होगा ना, कि ये रॉड जब नीचे आएगी ना तो इसका हर एक पॉइंट जो है ना वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ठीक है, ये पॉइंट भी एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ये पॉइंट भी एक, और सेंटर सभी का यही होगा, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है वो इस तरह से घूमेगा, इसका ये इस तरह से, तो जैसे जैसे दूर जाओगे तो सर्कल बढ़ते जाता है, ठीक है, बड़ा होते जाएगा, तो इसका जो एक्सलरेशन होगा किसी भी टाइम पे यहाँ, जब ये यहाँ पहुंचेगा तो इधर, जब ये यहाँ पहुंचेगा तो इधर, ठीक है, अभी तो सभी का नीचे ही होगा, अभी जब छूटा है तो सभी का नीचे ही होगा, और जो एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा, तुम जब जैसे ही अल्फा निकाल दिए, अल्फा जो भी मान लो तुमने अल्फा निकाला, तो यहाँ का मान लो कि ये लेंथ अगर L1 है तो यहाँ का एक्सेलरेशन होगा अल्फा इंटू L1, इसका मान लो कि हिंज पॉइंट से डिस्टेंस L2 है तो इसका एक्सेलरेशन होगा अल्फा इंटू L2, इसका हो जाएगा अल्फा इंटू L3, इसका हो जाएगा अल्फा इंटू L4, ठीक है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस आगे बढ़ेगी ना उसी तरह से एक्सेलरेशन भी बढ़ते जाएगा, ठीक है, यहाँ का अगर ये L लेंथ का है तो यहाँ अल्फा इंटू एल,
ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन में वही चीज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें वही चीज फाइंड आउट करनी है। रॉड ऑफ मास m लेंथ l इज रिलीज व्हेन देन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ मार्क पॉइंट। ठीक है, जो मार्किंग की गई है पॉइंट के, उस पॉइंट की हमें एंगुलर सॉरी एक्सेलरेशन निकालनी है, विच आर इक्वी डिस्टेंस टू इच अदर, यानी इस सभी के बीच जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, यानी कि ये पूरा लेंथ l है। ठीक है, तो L/2 यानी L/4 का डिस्टेंस होगा। ठीक है, L/4 ये हो जाएगा L/2, ये फिर हो जाएगा L/2 प्लस L/4 यानी 3L/4 और ये फिर L हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस समझ गए। जी सर। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना, तुम्हें अल्फा निकाल लो। अल्फा तो सेम ही आएगा, मास m है, लेंथ l है, तो जो हमने अल्फा यहाँ पे निकाला था वही आएगा 3g/12। ठीक है, इसमें भी अल्फा वही आएगा 3g/12, वही उसी तरह से निकालोगे। इसी टाइम पे पूछा है तो टॉर्क लगेगा mg इंटू L/2। ठीक है, तो अल्फा निकल गया। तो इसका d का जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ऑफ d, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ d जो होगा, ये डिस्टेंस होगा L/4। ठीक है, तो अल्फा इंटू L/4, तो AG जो आएगा अल्फा का वैल्यू 3g/2 L इंटू L/4, तो L से L कैंसिल, तो ये 3g/8 है ना। यस सर। उसी तरह अगर मान लो कि अल्फा हमें ए का निकालना है, तो ए देखो मिड पॉइंट है, इसका डिस्टेंस L/2 होगा, तो अल्फा एट ए इक्वल टू सॉरी एक्सेलरेशन एट ए इक्वल टू अल्फा इंटू L/2। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए जो आ जाएगा अल्फा 3g/2L इंटू L/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3g/4। ठीक है, L से L कैंसिल, क्लियर है। यस सर। यस सर। उसी तरह तुम बी Yes, का sir. भी निकाल सकते हो। बी का डिस्टेंस जो देखो L/4 यानी ये हो जाएगा 3L/4, और सी का तो डिस्टेंस सिंपली L हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये। यस यस सर। सर। तो अब क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमें इस पोजीशन पे बताना है, जिस पोजीशन पे रॉड आ गई है। तो हमने जो अल्फा पहले निकाला था, वो अल्फा निकाला था जब वो रिलीज हुआ है, जस्ट रिलीज हुआ है उस टाइम। ठीक है, अब सिचुएशन चेंज हो गई। अब बोला है कि जब वो थीटा एंगल बना लेगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से वो जब थीटा एंगल पे गिर चुका होगा, यहाँ पे इस पोजीशन से जब ये इस पोजीशन पे आ चुका होगा, तब हमें अल्फा बतानी है। ठीक है, रिलीजन अल्फा रिलीजन विल बी, यानी इस पोजीशन पे अल्फा हमें बतानी है। तो रॉड यहाँ से यहाँ आ गई है। तो अब देखो, हमें टॉर्क चाहिए, तो टॉर्क के लिए हम फोर्स का दो कंपोनेंट कर लेते हैं, क्योंकि फोर्स mg लग रहा है, तो mg का दो कंपोनेंट, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो परपेंडिकुलर फोर्स चाहिए। तो ये तो L/2 है, यहाँ से यहाँ, तो जो लेंथ है वो L/2 है, हमें परपेंडिकुलर फोर्स चाहिए। तो इस mg का दो कंपोनेंट लो, एक तो ये और एक इधर, है ना, बोलो। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से देखो कि ये थीटा है ना, तो ये थीटा है, तो देखो ये थीटा है, तो फिर ये थीटा हो जाएगा शायद, ये थीटा, तो अल्टरनेट से ये थीटा, फिर 90 माइनस थीटा, एक मिनट, अल्टरनेट लगेगा यहाँ पे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये थीटा तो फिर ये थीटा। तो देखो, मैं अगर बनाऊँ ये थीटा, तो ये थीटा है ना, यस सर। तो और ये पूरा 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो फिर ये थीटा हो जाएगा, है ना। हाँ तो सर। इधर का जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा mg cos थीटा, और इधर का जो कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा। तो टॉर्क कौन दे रहा है? टॉर्क तो mg sin थीटा के कारण आ रहा है ना, सॉरी mg यस cos सर। थीटा के कारण आ रहा है, mg cos थीटा के कारण ना, जो कि यस सर। परपेंडिकुलर यस है। तो टॉर्क जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर फोर्स, जो कि mg cos थीटा है, और इंटू डिस्टेंस जो कि L/2 है। ठीक है, और यस सर। आई देखो, ये इसी पॉइंट के बाद घूम रहा है, तो आई तो फिर वही आएगा ml²/3। तो यहाँ से टॉर्क को लिखोगे आई अल्फा। ठीक है, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लिखोगे। ठीक है, तो टॉर्क आ जाएगी mg cos थीटा इंटू L/2।
इक्वल टू आई ml²/3 इंटू अल्फा। तो यहाँ से देखो जो भी चीजें कैंसिल हो रही है आप कट कर दो, m से m, एक l से एक l, ठीक है, और तो कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ से जो अल्फा आ जाएगी 3 इधर जाएगी और l नीचे आ जाएगी 3g cos थीटा बाई, ठीक है, Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. तो चलो एक और एग्जांपल इस पे लिख ले, कि मान लो मेरे पास जो रॉड था यहाँ पे इनिशियल जो सिचुएशन था, सर एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखाना। यस सर, 2 मिनट। ओके सर। ठीक है। तो देखो मेरे पास इनिशियल सिचुएशन यही था कि रॉड हॉरिजॉन्टल था, ठीक है, रॉड जो है वो हॉरिजॉन्टल था, ठीक है, यहाँ पे था इस पॉइंट के अबाउट ये फ्री है रोटेट होने के लिए। तो जब इसको मैंने रिलीज किया तो ये कुछ यहाँ पे आ गया ऐसे, ठीक है, तो फाइनल सिचुएशन इसका ये है, ठीक है, फाइनल ये, ठीक है, और ये जो एंगल है मान लो 37 डिग्री है। फाइंड अल्फा, ठीक है, फाइंड अल्फा, मास m लेंथ l, ठीक है, मास m लेंथ l। निकाल लोगे? जी सर एक बार दिखाना स्लाइड। सर निकाल रहे हैं, 1 मिनट। हाँ जी आया 6g/5l। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना है, फिर आप वही कर सकते हो, जो भी सिचुएशन हमने लिया था या जो फार्मूला था उस पर भी डायरेक्ट पुट कर सकते हो, है ना। अगर फार्मूला याद नहीं है तो कोई बात नहीं, mg ले लेना, इसका एक कंपोनेंट की जगह ये थीटा हो जाएगा, mg cos थीटा, और इधर mg sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ से जो अल्फा आ गया था वो आया था 3g cos थीटा बाई 2l, है ना। तो थीटा जो है वो 37 डिग्री है, ठीक है, तो अल्फा जो आ जाएगी 3g/2l cos 37, ठीक है, cos 37 आ जाएगी, ठीक है। तो cos 37, ये थीटा जो था 37, तो cos 37 जो आ जाएगी वो 4/5, ठीक है, क्लियर है जी। यस सर। जी सर। तो ये अगर अगर मान लो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा एंड एक्सेलरेशन ऑफ मिड पॉइंट ऑफ रॉड, तो मिड पॉइंट ऑफ रॉड का एक्सेलरेशन क्या होगा? तो इसको L/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
हाँ, अल्फा इंटू एल बाई टू, थ्री जी ठीक है, बाई एल, 3G/5। 3G/5L इंटू एल बाई टू, ठीक है, तो 6G/5L इंटू एल बाई टू, तो ये आ जाएगा 3G, एल से एल भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये 3, तो 3G/5, ठीक है, ठीक है, मीटर पर सेकंड इसका, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन करो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हो इसको, क्योंकि इसमें थोड़ा भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ध्यान रखना, ठीक है, जिसके अबाउट ये रोटेट हो रहा है उसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो इसमें थोड़ा सा पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज होगा। कैलकुलेट करो आप लोग। अजय सॉल्व कर रहे हो? Yes, sir. चलो ठीक है, पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो उस पॉइंट के अबाउट, ओ पॉइंट के अबाउट। हाँ जी, देखो इसका रॉड का एक मत बताओ कि रॉड का सेंटर कहाँ है। रॉड का अगर मान लो ये एक एंड है, ये दूसरा एंड, तो सेंटर यहाँ पे है ना। ये जो हिंज किया हुआ है वो हिंज किया हुआ है सेंटर से L/2 डिस्टेंस यहाँ पे, L/4 डिस्टेंस यहाँ पे है ना, यहाँ पे हिंज किया गया है इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। ये सेंटर है क्योंकि mg जो है वो सेंटर पे ही लगती है, ठीक है, एल यस लेंथ सर। का है, तो इसको जो हिंज किया गया है ये L/4 पे किया गया है। तो इस हिंज पॉइंट के अबाउट अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मालूम है। इस पॉइंट के अबाउट होता है ml²/12 प्लस ml² यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो आई जो आ जाएगी वो आ जाएगी ml²/12, मैं स्मॉल एल ही ले रहा हूँ, यहाँ पे कैपिटल एल है कोई बात नहीं, ml²/12 प्लस m, और l का वैल्यू L/4 होता है ना, आई सेंटर ऑफ मास प्लस mg²। बोलो, तो यहाँ से डी क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास से जो इसका डी है, ठीक है, वो हो जाएगा L/4। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 प्लस ml²/4, ठीक है, m
L/4 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगी ml²/12 प्लस ml²/16, है ना। तो तुम इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम जो है 48 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम जो है वो 48 आ जाएगा, तो यस सर, और ऊपर 7 ये ml स्क्वायर। 4 + 3 ml², ठीक है। तो आई जो अपना आ जाएगा वो 7 ml²। ये बताओ कि किसका किसका ये आ गया था जी, किसका किसका आ गया था ये यस सर, यही अधिकतर, आया था। ठीक है। तो ये सही है समझे। तो 7 ml²/48, ठीक है। तो आई आ गया। अब देखो टॉर्क जो लग रहा है, टॉर्क कितना लग रहा है, mg इंटू, बोलो इस पॉइंट के बाद टॉर्क कितना लग रहा है, mg इंटू L/4 ना, Yes, sir. ठीक है। तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लिखोगे, ठीक है। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, तो यहाँ से टॉर्क जो आ जाएगा mg इंटू L/4, ठीक है। तो mg इंटू L/4 इज इक्वल टू, ठीक है, आई 7 ml²/48 इंटू अल्फा। तो एक एल से एल गया, मास से मास गया, और 4 ये से 48। ठीक है। तो अल्फा जो आ जाएगा ये इधर आ जाएगा, अल्फा जो आ जाएगा, और 7l नीचे आ जाएगा, ठीक है। बोलो यस सर। क्लियर है। अब देखो जब ये नीचे आ रहा होगा, ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे, जब ये इस तरह से अल्फा से ये घूम रहा होगा यहाँ पे, ये जो अल्फा हमने निकाल लिया, ठीक है, अल्फा, तो ये पॉइंट तुम देखो, ये पॉइंट नीचे आ रहा होगा और ये पॉइंट ऊपर जा रहा होगा, है ना। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा, इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन, हम किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। सेंटर का जो एक्सेलरेशन होगा ये होगा अल्फा इंटू L/4। इसका जो एक्सेलरेशन होगा अल्फा इंटू 3l/4 नीचे। इसका जो एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, जब ये नीचे आएगा तो ये पूरा ऊपर जाएगा, ऐसे घूमेगा तो, ठीक है। तो इसका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में अल्फा इंटू L/4। सेंटर का जो एक्सेलरेशन होगा ये भी L/4 ही डिस्टेंस है, तो डाउनवर्ड में अल्फा इंटू L/4, है ना, Yes, sir. ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू आपने निकाल लिया, तो किसी भी पॉइंट का आप एक्सेलरेशन वगैरह निकाल सकते हो। यहाँ तक क्लियर है सभी को, Yes, sir. ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम रोटेटिंग पुल्ली की बात करते हैं। तो आपने न्यूटन्स लॉ में पुल्ली ब्लॉक सिस्टम पढ़ा होगा, है कि नहीं, पुल्ली ब्लॉक सिस्टम पढ़ा था ना, यस सर, पढ़ा था। Yes, ठीक है। sir. तो अगर मान लो कि एक सिंपल, ठीक है, पुल्ली है, ठीक है, मासलेस पुल्ली, वहां पे हम लोग जो भी पढ़ते हैं वो मासलेस पुल्ली पढ़ते हैं, ठीक है। अगर M1 M2 मास रखा हुआ है, मान लो कि M2 बड़ा है M1 से, ठीक है, M2 बड़ा है M1 से, तो ये जो मास है, ठीक है, वो इसको नीचे लाएगा, तो ए एक्सेलरेशन इधर होगा, इसका एक्सेलरेशन ऊपर ए होगा, क्योंकि रस्सी जो है सेम रस्सी है, तो एक्सेलरेशन दोनों का सेम ही होगा। और मासलेस पुल्ली के केस में जब पुल्ली पे फ्रिक्शन वगैरह नहीं रहती है तो हम टेंशन भी दोनों पे सेम ही लेते हैं, है कि नहीं, Yes, sir. ठीक है। तो टेंशन भी सेम ही लेते हैं, तो इस केस में एक्सेलरेशन और टेंशन का जो भी रिजल्ट आता है याद है किसी को, आप लोग कैसे निकालते हो, इक्वेशन लिख के क्या, हाँ सर, निकाल इक्वेशन लिख के निकालते हैं। M2G माइनस टेंशन इक्वल टू M2 इंटू ए, और एक तो हो गया टेंशन माइनस M1G इज इक्वल टू M1 इंटू ए, है कि नहीं। यस सर। ये दोनों को सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा, टेंशन आएगा, तो एक्सेलरेशन जो आता है वो आता है M2 माइनस, ऐसे भी लिख सकते हैं M2G माइनस M1G बाई टोटल मास। टेंशन जो आता है वो 2 टाइम्स M1 इंटू M2G बाई M1 प्लस M2, है ना। तो उसी तरह का हम सिस्टम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। यहाँ पे होगी कि जो पुल्ली है, पुल्ली के पास मास होगा, और पुल्ली जो होती है वो जनरली डिस्क के शेप में होती है, और यहाँ पे पुल्ली भी रोटेट करेगी, ठीक है। पुल्ली रोटेट करेगी तो पुल्ली के पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, पुल्ली जब रोटेट करेगी तो पुल्ली का अल्फा आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, पुल्ली पे टॉर्क लगेगा, ठीक है। तो ये सब सिचुएशन होगी। तो जब पुल्ली
ठीक है, के पास मास रहता है और पुल्ली जब रोटेट करती है तो उसको हम आइडियल पुल्ली नहीं मानते हैं। ठीक है, उस केस में क्या होता है कि जो स्ट्रिंग है, ठीक है, अगर सेम भी स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के दोनों तरफ जो होता है वो टेंशन अलग अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हम आइडियल केस में जो टेंशन लेते थे वो सेम ही ले लेते थे दोनों साइड, लेकिन इस केस में हम जो पढ़ेंगे, हेयर फ्रिक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द पुली, दैट इज देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली। स्ट्रिंग और पुली के बीच स्लिपिंग नहीं है, लेकिन पुली के पास मास है, पुली का कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ठीक है, वो जनरली जब हम पुली को लेंगे तो वो डिस्क के शेप में लेंगे और उसका मास रेडियस मालूम होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² by 2 लेंगे। ठीक है, तो जनरली होता है कि पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें गिवन रहेगी। तो मान लो कि एक पुली ब्लॉक सिस्टम बना ले, एक पुली जिसका कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, रेडियस जो है वो आर है। ठीक है, रेडियस जो है वो आर है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। ठीक है, इस पुली को हमने हैंग कर दिया है। ठीक है, ये पुली हैंग है, अपने सेंटर के बाद घूमने के लिए भी फ्री है। अजी किसी को कुछ बोलना है? मंसूर सिंह। ठीक है, तो पुली क्या है? आइडियल है। ठीक है, पुली पुली आइडियल नहीं है, पुली के पास मास है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, एक स्ट्रिंग से हमने दो मास को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, दो मास को हमने कनेक्ट कर दिया, मान लो ये m2 और ये m1। ठीक है, सेम सिचुएशन लेते हैं, m2 को बढ़ा लेते हैं, m2 ग्रेटर देन m1। तो इस केस में क्या होगी कि m2 अगर मान लो कि नीचे आ रहा है, m2 अगर a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, क्योंकि रस्सी सेम है। तो जो एक्सेलरेशन इसका होगा वही एक्सेलरेशन इसका भी होगा, जितना से ये नीचे आएगा उतना से ये ऊपर जाएगा। तो टेंशन तो इस बार सेम ही रहेगी, सॉरी एक्सेलरेशन तो सेम ही रहेगी, लेकिन टेंशन जो है T1 T2 वो अलग अलग आ जाएगी। ठीक है, जो टेंशन होगी वो अलग होगी, यहाँ पे टेंशन T1, यहाँ का टेंशन T2। अगर हम पुल्ली की बात करें तो पुल्ली पे भी देखो, तो पुल्ली का अगर हम FBD अलग से बना ले तो ये पुल्ली है। ठीक है, जिसका कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, रेडियस आर है। इस पे जो है टेंशन वो इधर लग रहा है, एक नीचे और एक ये नीचे। तो ये इसको हमने T1 लिया है तो यहाँ पे भी T1, और इसको लिया है T2 तो यहाँ पे T2 है कि नहीं? यहाँ सॉरी, यहाँ पे अलग अलग ले लो, ये मास m2 था तो इसको T2 ले लो, इसको T1, तो ये T2 ये T1। ठीक है, T1। तो ये पुल्ली का हमने बना लिया। पुली जो है वो अपने इस एक्सिस के अबाउट, जो मास ये इस एक्सिस के अबाउट ये अल्फा से रोटेट होने के लिए फ्री है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। तो पुल्ली को देखोगे और ब्लॉक को, तो हम देखो हमें FBD पहले बनाना है, FBD से हमें इक्वेशंस लिखने हैं। तो मैं FBD यहीं पे बना देता हूँ, इक्वेशन उधर लिखूंगा। तो FBD पहले M1 का बनाते हैं, M1 का टेंशन ऊपर, इसका वेट नीचे और A एक्सेलरेशन से ऊपर जाता है। ठीक है, M2 का बना है तो M2 का M2G नीचे, टेंशन ऊपर और ये A एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। पुल्ली का बना है तो पुल्ली का तो एक तो ये तो सेंटर से, ये तो सेंटर के अबाउट हम टॉर्क लिखेंगे, तो जो बीच वाला ये तो इसका तो कोई टॉर्क ही नहीं आएगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो सेंटर से ही पास कर रहा है, तो इसका टॉर्क 0 आ जाएगा। लेकिन ये दोनों जो है, ये दोनों जो है T2 और T1, इस दोनों के कारण टॉर्क आएगा। तो देखो ये जो फोर्स है, ये जो T2 है ये पुल्ली को इस तरह से घुमाना चाहेगा, और ये T1 है वो पुल्ली को इस तरह से घुमाना चाहेगा, है कि नहीं? देखो ये जो है ये आर के बाद इसको ऐसे घुमाना चाहेगा, और ये जो T1 है वो उसको ऐसे घुमाना चाहेगा। ठीक है, और दोनों का जो टॉर्क आएगा, मान लो कि T2 का जो टॉर्क आएगा T2 इंटू आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, क्योंकि इसी सेंटर के बाद इसे घूमेगा। ठीक है, अल्फा एक्सेलरेशन से, अल्फा से मान लो घूम रहा है इधर, तो इसका आ जाएगा T2R, इसका आ जाएगा T1 इंटू आर। ठीक है, तो हम इक्वेशन लिखते हैं। देखो इक्वेशन पहले इस पे लिखते हैं, ये ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है, तो इसका ऊपर आ जाएगा, इसका आ जाएगा T माइनस M1G इज इक्वल टू M1 इंटू ए। ठीक है, इसका आ जाएगा M2G माइनस T इज इक्वल टू M2 इंटू ए। इसका आ जाएगा, देखो इसका अगर हम नेट, मान लो कि ये इधर ही घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है अल्फा से, तो नेट जो टॉर्क है इधर होगा, यानी T2R माइनस T1R। ठीक है, T2R माइनस T1R इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं T2R माइनस T1R, यानी नेट टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो हम तीनों फार्मूला को इधर लिख रहे हैं, तो T1 माइनस M1G इज इक्वल टू
T1 माइनस M1G इक्वल टू M1A, M2G माइनस T2 इज इक्वल टू M2A, और एक अल्फा का T1R माइनस T2R माइनस T1R। यहाँ से देखो R को कॉमन भी ले सकते हो, R को तुम यहाँ से कॉमन ले लोगे तो R इंटू T2 माइनस T1 इक्वल टू I अल्फा, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, T2 माइनस T1 इंटू R इक्वल टू I इंटू अल्फा, ठीक है। ये पुली की वो है ना इक्वेशन पुली के लिए। हाँ, ये पुली के लिए, ठीक है सर। ये पुली के लिए। अब देखो हमें अब एक और रिलेशन चाहिए A और R के बीच, एक्सेलरेशन और R के बीच। तो देखो यहाँ पे अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है, ठीक है, तो अगर पुल्ली और रस्सी के बीच कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो देखो रस्सी का अगर हमने एक्सेलरेशन यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ, तो अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखोगे कोई भी अगर स्लिपिंग नहीं होगी दो बॉडी के बीच, तो दोनों का एक्सेलरेशन जो होता है वो सेम ही होता है। तो इस पुली का जब एक्सेलरेशन देखेंगे तो पुली सॉरी स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन ए होगा, ठीक है, इधर की तरफ, और इसका जो एक्सेलरेशन है अगर ये अल्फा से घूम रहा है, ठीक है, अल्फा से घूम रहा है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा R इंटू अल्फा होगा, ठीक है, नहीं, अल्फा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस R, ठीक है। तो कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रहा है, फॉर नो स्लिपिंग, स्लिपिंग, ठीक है, A इज इक्वल टू R अल्फा। तो मेरे पास एक और इक्वेशन आ गया, A इज इक्वल टू R अल्फा, क्योंकि देखो मेरे पास चार अननोन है, एक T1, ठीक है, पहला अननोन T1, दूसरा अननोन T2, तीसरा अननोन A, और चौथा अननोन अल्फा, ठीक है। तो चार अननोन थे और मुझे चाहिए थे चार इक्वेशन, क्योंकि मैथमेटिक्स में ये होता है कि जितना आपके पास अननोन है तो उतना ही इक्वेशन रहेगा, तभी तुम उसके सभी वैल्यू को निकाल सकते हो। तो मेरे पास चार अननोन थे, तो हमें चार इक्वेशन चाहिए थी, और ये चारों इक्वेशन आ गए मेरे पास, सर ठीक है। और सर जैसे इसमें इस वाले केस में स्लिपिंग नहीं हो रही थी, अगर होती तो क्या क्या इक्वेशन बनती फिर? नहीं तो स्लीपिंग होती तो वो फिर बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता, वो अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है ठीक सर। है, तो वो नहीं है, ठीक है, तो विदाउट स्लीपिंग ही होगा, ठीक है। तो ये देखो अब हमें निकालना है अल्फा ए, ठीक है, तो देखो ए आ जाएगा तो अल्फा निकाल ही लो, जैसे तुमने ए मान लो निकाल लिया, ठीक है, जैसे तुमने मान लो ए निकाल लिया, तो ए निकाल लिया तो अल्फा इक्वल टू R बाई ए बाई आर, है कि नहीं? यस सर। इससे ठीक है, तुम मान लो कि ए निकाल लिए तो अल्फा आ गया ए बाई आर, है कि नहीं? तो T1 T2 ए, ठीक है, तो इसी को सॉल्व करोगे तो तुम जो भी वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो इसमें जो जनरली पूछता है एक्सेलरेशन वगैरह पूछता है, तो एक्सेलरेशन जो आएगा वो देखना क्या आता है। तो इसमें तुम सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा, मास कौन सा बड़ा है, M2 बड़ा है ना, हाँ, तो M2 बड़ा है तो M2G माइनस M1G, ठीक है, M2G माइनस M1G बाई M1 प्लस M2 प्लस I बाई R स्क्वायर। क्लियर है ये? यस सर। सर ये दोबारा बताना ये कैसे निकाला? बेटा ये इसको सर ये सॉल्व वाला एक करो, बार समझा दो। इस दोनों को सॉल्व करो। सर ये समझा दो, ये आया कहाँ से? यार इक्वेशन इसी चारों को सॉल्व करोगे ना तो आ जाएगा, ठीक है, वहाँ पे फिर टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। इसको ओके सॉल्व सर। करोगे, देखो यहाँ पे देखो T1 T2, इस चारों इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे ना तो ए आ जाएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ से देखो ये दोनों को ऐड कर लेना, ठीक है, तो T1 माइनस T2, ठीक है, एक आ जाएगा, और फिर इस दोनों को फिर ऐड करना, ठीक है, इस दोनों को पहले इस दोनों को सॉल्व करके एक बार ऐड कर लेना, फिर इसके साथ सॉल्व करोगे ना तो ए आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। और अल्फा की जगह ए बाई आर पुट कर देना, ठीक है, अल्फा की जगह तुम ए बाई आर पुट कर देना। पहले इस दोनों को मान लो कि ऐड कर दिया तुमने, ठीक है, मान लो इस दोनों को ऐड किया तो जो भी वैल्यू आ जाएगा, फिर यहाँ पे अल्फा की जगह तुम ए बाई आर पुट कर देना, क्योंकि इस दोनों इक्वेशन में ए है तो इसे यहाँ पे भी ए ही आ जाएगा, ठीक है। तो ए बाई आर पुट कर देना अल्फा को, और इस आर को तुम इधर ले आना, ठीक है, और फिर इस तीनों को सॉल्व करोगे ना तो ए आ जाएगा। तो ए का वैल्यू जो आएगा M2G, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको लग रहा होगा ना कि थोड़ा लेंदी है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू डाटा नहीं दिया हुआ है, T1 T2 दिया हुआ है, अल्फा ए दिया हुआ है, ठीक है, तो ये लग रहा होगा कि नहीं सॉल्व होगा,
जब डाटा दिया रहेगा, मान लो कि मास का वैल्यू दिया रहेगा, मान लो कि M1G 50 आ गया, M2G मान लो 80 आ गया, ठीक है, तो इस तरह से रहेगा तो तुम सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सर तो इक्वल करके इक्वेशन कट कर लेंगे बाकी तो। हाँ हाँ, वो भी कर सकते यस हो, सर। ठीक है। तो इक्वेशन सॉल्व करना, आप लोग अब 11th में आ गए तो इक्वेशन सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, आप लोगों के लिए होनी चाहिए, ठीक है, कि इक्वेशन सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है। तो 3-4 इक्वेशन है, तो उससे जो भी डाटा है वो निकाल सकते हो। तो जैसे ही ए आ गया, तो ए जैसे ही आ गया तो फिर तुम अल्फा निकाल सकते हो। अल्फा जो हो जाएगा A/R आ जाएगा, ठीक है। तो ए का वैल्यू और इसमें 1/R से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अल्फा आ जाएगा, ठीक है। फिर तुम ए आ गया तो तुम यहाँ से एक्सटेंशन निकाल सकते हो T1, क्योंकि देखो T1 माइनस M1G इक्वल टू M1A आया है, तो T1 माइनस M1G इज इक्वल टू M1A आया था, तो T1 जो हो जाएगा M1G प्लस M1A, और ए का वैल्यू तुमने मान लो कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ पे पुट कर दोगे तो ए आ जाएगा। उसी तरह से T2 का वैल्यू देखोगे तो T2 इक्वल टू M2G माइनस M2A, ठीक है। T2 इज इक्वल टू M2G माइनस M2A, फिर ए का वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हारे पास T2 आ जाएगा, ठीक है। सर ये माइनस आएगा प्लस आएगा? नहीं, माइनस आएगा ना। T2 इसको इधर लाओगे तो ये फिर इधर आएगा ना, M2G माइनस T2 इक्वल टू M2A है ना। ठीक है सर। तो तुम इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, तो ये तो माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये तो प्लस है तो माइनस आ जाएगा ना, है ना। यस सर। ठीक है, तो ये तो फिर ये T1 T2 निकाल सकते हो। तो बेसिकली हमें याद रखना है कि देखो वहां पे जो आता था, ठीक है, वहां पे जब पुल्ली जब वो रोटेट नहीं हो रही थी, ठीक है, तो उस केस में जो आता था फार्मूला, ठीक है, उस केस में जो फार्मूला आता था, तो बड़ा वाला मास माइनस छोटे वाला मास इंटू जी बाई टोटल मास, ठीक है। ये टोटल मास एक्सेलरेशन आता था जब पुल्ली जो मासलेस रहता था, तो ठीक है। तो बड़ा वाला मास माइनस छोटा वाला मास इंटू जी बाई M1 प्लस M2, जब ये पुल्ली मासलेस रहता था तो। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में पुल्ली के पास मास आ गया तो उसमें क्या हुआ है, सिर्फ एक टर्म ये ऐड हो गया है, ठीक है। देखो ये वही है M2G, यानी बड़ा वाला मास माइनस छोटा वाला मास इंटू जी बाई M1 प्लस M2, यहाँ तक तो सेम है, लेकिन पुल्ली का एक मास के कारण ये एक आ गया I/R², क्या आ गया I/R², क्लियर है। सर यस सर। सर हाँ बोलो। फोर्स ऑफ सस्पेंशन क्या होती है? क्या बोल रहे हैं? फोर्स ऑफ सस्पेंशन। क्या बोल रहे हैं? सर फोर्स ऑफ सस्पेंशन। ये इसका फोर्स, ये फोर्स हो सकता है, ठीक है, जो सस्पेंड किए हुए हैं ना इसको, ये तो ये देखो ना, पुल्ली को तुम देखोगे तो पुल्ली पे दो फोर्स लग रहे हैं ना। यहाँ पे अगर देखोगे ये T1 और ये T2, तो अगर ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के केस में अगर हमें तुम्हें ये निकालना है कि जो ये सस्पेंड हुआ है वो इस पे कितना फोर्स लग रहा है, यानी वॉल पे कितना, जो सीलिंग है उस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगाओगे तो K इक्वल टू T1 प्लस T2, है ना। यस सर, मतलब उसमें जो फॉर्मूला दे रखा था उसमें दे रखा था 2T, F इक्वल टू 2T दे रखा था। हाँ, वो उस केस में था जब हम ये केस लेते थे ना, ये केस लेते थे ना कि मास नहीं है इसमें, तो उस केस में क्या लेते थे, इधर भी टेंशन सेम है, इधर ये मासलेस पुल्ली के केस में, तो अच्छा इधर भी थी इधर भी थी, तो ऊपर में तो फिर 2T ही लगेगा ना। यस सर। जब ये इक्विलिब्रियम है तो ऊपर 2T लगेगा, लेकिन इस केस में क्या है, टेंशन तो दोनों साइड अलग अलग है, तो T1 प्लस T2 आएगा ना। यस सर। ठीक है, तो इस केस में तो तुम यहाँ पे, मैंने यहाँ पे ही लिख दिया ये, ठीक है, कि ये कब होगा, ये होगा मासलेस पुली के केस में, ठीक है, मासलेस पुली एक्सेलरेशन, ये M2 जो होता है वो हैवी मास होता है, पुली विथ मास के केस में ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। उसमें सिर्फ एक चीज ऐड होता है I/R², ठीक है, I/R², ये एक्स्ट्रा टर्म आ जाती है, यहाँ देखो I/R² नहीं है, तो इसमें तुम्हें अगर निकालना हो, इसमें इस केस जो ऑप्शन दिया हुआ, जो आंसर दिया हुआ है उसमें अगर तुम्हें निकालना हो तो इसको तुम डिस्क ले लेना, ठीक है, डिस्क ले लेना, रेडियस R, ठीक है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा
ठीक है। इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई, वो mr²/2 होगी, है ना। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बड़ा वाला मास 2m माइनस छोटा वाला मास इंटू जी बाई टोटल मास m प्लस 2m प्लस I/r²। ठीक है, आई का वैल्यू mr²/2 अपॉन r², है ना। तो ये कैंसिल हो गया ना, r²। यस सर, m/2 तो ये आ गया, देखो ये आ गया 2m माइनस m/g, यानी m/g अपॉन ये देखो 2m प्लस m 3m प्लस m/2, यानी 3m यानी 7m/2। सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ पे लिया है आपने? ये आई का वैल्यू mr²/2 यहाँ पे लिखा रहना चाहिए लेकिन नहीं दिया है। ठीक है, क्लियर है। सर। हम्म, सर कुछ केस होते हैं जिसमें पुली भी अपवर्ड की ओर मूव हो रही होती है, उसकी भी कुछ एक्सेलरेशन होती है, तो वो कैसे फाइंड करते हैं? यार ये तो आप लोग को पढ़ाया गया होगा वहाँ पे कांस्टेंट इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन? कांस्टेंट मोशन में पढ़ाया गया होगा, न्यूटन्स लॉ में। ठीक है, तो कांस्टेंट मोशन वाला आप लोग वीडियो जाके देख लेना, वहाँ पे सर ने करवाया होगा, शायद कांस्टेंट मोशन करवाया था सर। यहाँ पे बतला सकते हो, यहाँ पे देखो इंक्लाइन प्लेन के केस में ना सिचुएशन चेंज हो जाएगी। इंक्लाइन प्लेन के केस में ना देखो एक तरह से होता है ना कि ड्राइविंग फोर्स माइनस, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो एक्सेलरेशन को, क्योंकि देखो इस केस में क्या हो रहा था कि ये वाला 2m वाला मास, ठीक है, 2m वाला मास इसको नीचे खींच रहा था। ठीक है, क्योंकि ये देखो ये मास ज्यादा है, 2m मास ज्यादा है, यानी ये एक्सेलरेशन इसका इधर ही होना चाहिए। ठीक है, तो 2m वाला मास का जो एक्सेलरेशन था 2m इंटू जी जो फोर्स, और m इंटू जी इसका फोर्स था। तो इसका फोर्स जो है ना वो इसको नीचे लाना चाह रहा था, जो कि एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना चाह रहा था, और जो इसका mg था ना वो इसको अपोज कर रहा था। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास प्लस I/r²। ठीक है, तो इस केस में देखो ड्राइविंग फोर्स, देखो ये तो है कि ये नीचे आएगा। ठीक है, मान लो 2mg है तो ये नीचे आएगा। ठीक है, तो 2mg इसको नीचे ला रहा होगा, और mg का एक कंपोनेंट mg साइन थीटा इसको अपोज कर रहा होगा। ठीक है, mg साइन 30 जो भी है इसको अपोज कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये नीचे आना चाह रहा है तो ये अपोज होगा। तो ये अगर मान लो ए एक्सेलरेशन से आ रहा है, ये भी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन होगा ड्राइविंग फोर्स 2mg माइनस अपोजिंग फोर्स mg साइन 30 बाई, ठीक है, बाई टोटल मास 2m प्लस m, ठीक है, प्लस I/r²। ठीक है, अगर ये डिस्क ले लेते हैं तो डिस्क का आई हो जाएगा mr²/2 अपॉन r²। ठीक है, क्लियर है। अगर एक सिचुएशन ऐसा ले ले, एक सिचुएशन ऐसा ले ले कि मान लो मेरे पास एक ही ब्लॉक है, यहाँ से पुल्ली इस तरह से है, और इसमें मान लो कि स्ट्रिंग लपटा हुआ है, और ये इस तरह से m मास का है, और यही ए एक्सेलरेशन से आगे आएगा। जैसे जैसे नीचे आएगा ये एक्सेलरेशन, जो स्ट्रिंग है वो खुलते रहेगा और ये ए से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स है वो एक ही फोर्स लग रहा है, सिर्फ ड्राइविंग फोर्स, अपोजिंग इधर कोई है ही नहीं। तो इसमें जो अपोजिंग फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा 0। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा सिर्फ ड्राइविंग फोर्स mg माइनस 0, अपोजिंग तो 0 हो गया, बाई टोटल मास I, और टोटल मास m, और इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I ले लेते हैं तो I/r²। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन डायरेक्ट आ जाएगा mg बाई m प्लस I/r²। इसके बारे में एक बार सोचना, क्योंकि ये सब चीजें ना न्यूटन्स लॉ में बताई जाती है। ये चीजें यहाँ की नहीं है, ये चीजें न्यूटन्स लॉ की है। ठीक है, ओके न्यूटन्स सर। लॉ।
ठीक है। जब पुल्ली ब्लॉक सिस्टम मैंने कल ही पढ़ाया, कल मतलब कुछ दिन पहले ही नीट वाले बैच में पढ़ाया, तो ये सब चीजें वहाँ पे क्लियर किया था। ठीक है, तो ये एनएलएम में पढ़ाया जाता है, फिर एनएलएम वैसे आपने का। लिया किसके लिए ये ड्राइविंग फोर्स ये सब वाला? क्या बोल रहे हैं? सर आपने ये ड्राइविंग फोर्स वाला लिखा किस उसके लिए, सिनेरियो के लिए? ये इस केस के, जब ये हो जाएंगे पुली ब्लॉक के लिए। ओके ये जो सर। ये थे, ठीक है, जैसे ये थे पुली ब्लॉक, ठीक है, फिर ये हो गए, ठीक है, सर वो फिर ये एनएलएम हो वाला है ना? हाँ। एनएलएम वाला ही है। ठीक है, ये हो गए, तो इसमें तो अपोजिंग फोर्स जीरो ही है, क्योंकि एक ही ब्लॉक है, यही इसको नीचे ला रहा होगा। फिर तुम ऐसे भी ले सकते हो, इस तरह का सिचुएशन। ये सेम ही हो गई पुली वाले, यहाँ पे कुछ नहीं किया, दो पुली लगा दिया, मान लो 2m ठीक है, तो ये 2m इसको नीचे ला रहा होगा 2mg से, और ये mg, तो ड्राइविंग फोर्स कितना हो गया बोलो? 2 mg। ये मान लो I1, ये I2, इसका रेडियस R1, इसका भी मैं लिखता हूँ, इसका रेडियस R2, तो इसका हो जाएगा A। देखो ड्राइविंग फोर्स 2mg नीचे लाना चाहेगा, ये ऊपर इसको अपोज करेगा, तो 2mg माइनस mg बाई टोटल मास m प्लस 2m प्लस, अब देखो यहाँ पे दो पुल्ली है, तो दोनों का लिखना पड़ेगा, I1 बाई R1 स्क्वायर प्लस I2 बाई R2 स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। ठीक है सर। सर दोनों को डिस्क ही कंसिडर करेंगे ना? हाँ, दोनों को डिस्क कर लेना। ठीक है, ठीक है सर। तो डीपीपी में ना, देखो डीपीपी में टॉर्क का और पुली ब्लॉक क्वेश्चन, ठीक है, डीपीपी में टॉर्क और पुली ब्लॉक सिस्टम, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पुली ब्लॉक सिस्टम और टॉर्क, ठीक है। सर टॉर्क में हाँ, सर एक क्वेश्चन था, वो आप बता दोगे? क्या मैं बोलो? आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। सर एक यार क्वेश्चन है, समझ व्हाट्सएप नहीं आ को रहा भी था। खोलना पड़ेगा यार, क्या चीज़ का है वो क्वेश्चन? सर सेंटर ऑफ मास का है। भेजो तो मैं देखता हूँ। जी नहीं है अभी तक। हाँ दिव्या, कर सकते हो आप लेफ्ट। ठीक है, ओके सर। सर भेज दिया। तो क्या कि each of mass, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, each of mass m are moving without friction in opposite direction on adjacent parallel। अच्छा इसका है क्या? हाँ सेम। you one of the carrying potato and other are carrying onion, a bag of potato and mass m1, one is carrying potato and other carrying onion, a bag of potato has mass m1 and onion mass m2, including the mass of truck m। ठीक है, includes the mass of truck m। अच्छा mass of truck m है और ये m1 m2 है ना। when truck get closer to its while passing the driver exchange a bag with the other one by throwing the bag one, find the final velocity of the truck after exchange of the bag। तो देखो exchange of bag के बाद final velocity of the trucks after exchange of the bag। मोमेंटम कंजर्व करने से नहीं आया क्या? सर होगा तो उसी से, पर हो नहीं रहा था। देखो मास तो m1, क्योंकि पहले देखो पहले मास कुछ और था, ठीक है, फिर बाद में मास चेंज है इसका, ठीक है। दोनों का पहले मास m1 m2 ठीक है, जब ये एक्सचेंज किया, ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्व कर दो ना, यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ। थोड़ा सा क्या बोल रहे हो गौरव?
यार स्लाइड में इसको ग्रुप में भेज देना, ठीक है? जो ठीक है, किसने पूछा है क्वेश्चन? आलोक आपने पूछा है क्या? ठीक है, सर, तो उसको ना यस सर। इसको ग्रुप में भेज देना ताकि सब देख ले। मैं इसको बतला देता हूँ कैसे होगा। कि मान सर, लो यहाँ पे एक मिनट देखो कि एक ट्रक इधर है, मान लो इस तरह का ट्रक है, ठीक है? इधर जा रहा है ये, इसका खुद का मास m है और जो बैग रखा हुआ है उसका मास m1 है, ठीक है? मान लो ये u से जा रहा है। दूसरा ट्रक इस तरह से है, ठीक है? तो इसका खुद का मास तो m ही है और जो बैग रखा हुआ है मास इसका m2 है, ये भी u से जा रहा है। तो बाद में क्या हुआ कि इसने देखो इसका इनिशियल मोमेंटम, हम इस सिस्टम की बात करें तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा, ठीक है? इनिशियल मोमेंटम पी इनिशियल वो होगा m प्लस m1 इंटू यू, और इसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा, ठीक है, इसका जो पी इनिशियल होगा इसका, वो होगा m प्लस m2 इंटू यू। फाइनली क्या हुआ कि बैग का एक चेंज हुआ, यानी जो 1 वाला ट्रक था और ये 2 वाला ट्रक था, तो 1 वाला ट्रक का जो फाइनल हो जाएगा वो हो जाएगा m2 और मास m, और मान लो कि इसका वेलोसिटी v हो गया, ठीक है? इसको मान लेते हैं v1 हो गया। तो इसका जो p फाइनल हो जाएगा वो हो जाएगा m प्लस m2 इंटू वी, ठीक है? तो यहाँ से p इसका 1 का इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम करोगे तो यहाँ से इसका वेलोसिटी आ जाएगा 1 का, और ट्रक 1, ठीक है, 1 p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल, ठीक है? तो इसका इनिशियल मोमेंटम है m प्लस m1 इंटू यू, फाइनल मोमेंटम है m प्लस m2 इंटू वी, ठीक है? जिसको कि हमने v1 ले लिया, मान लो v1। तो यहाँ से v1 जो आ जाएगा m प्लस m2 इंटू यू बाई m प्लस m1 था ना, ये m1 था, ये m1 था, इंटू यू बाई m प्लस m2, है ना? ये v1 आ गया। उसी तरह v2 का भी निकाल लो। v2 का जो फाइनल हो जाएगा, मान लो v2 का इनिशियल ये था, v2 का इनिशियल ये था, ठीक है? v2 का जो फाइनल हो जाएगा, मान लो v2 का जो फाइनल हो जाएगा, मान लो सर ये आंसर ये नहीं है क्या सर, V1 ये नहीं आ रहा है, क्या इसमें अलग दिया हुआ है। क्या दे रहा? सर V1 आ रहा है MU माइनस में M1U माइनस में M2U अपॉन में M माइनस M1 प्लस में M2। क्या ये सिर्फ यू दिया हुआ है? ये सर V1 सॉल्यूशन है एक में, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे निकालेंगे। हम इसको अगले क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि मेरा फिर से क्लास है। इसको आप भेज देना तो जो भी आंसर है उसको, ठीक है? ओके सर। ओके, अभी टाइम का थोड़ा कंस्ट्रेंट है, ठीक है? उसको हम देख लेंगे अगले क्लास में। ओके, ठीक है, ओके सर। चलो, ठीक है, उसको भेज देना। मैं सॉल्व करके ना, नहीं होगा तो वहीं पे भेज दूंगा, ग्रुप में ही भेज दूंगा। ओके ओके सर। चलो, ओके ठीक है, सर। तो बाय एवरीवन। बाय बाय सर, थैंक यू सर। बाय एंड सर हैप्पी हैप्पी न्यू न्यू ईयर। ईयर। हैप्पी न्यू ईयर इन इन एडवांस। एडवांस। ओके, यस सर। बाय बाय एवरीवन। ओके, बाय।